गॉसेस लॉ सेकंड पार्ट। बच्चे लोग, पिछली बार हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसेस थ्योरम लगा करके निकाले। आज हम थोड़ा आगे चलेंगे। सबसे पहले नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में आपको बताएंगे कि केविटी है तो उसमें फील्ड कैसे होता है। पिछली बार हम लोग कंडक्टर के अंदर केविटी होती थी तो उसमें फील्ड निकालते थे, पोटेंशियल निकालते थे, है ना। तो अब हम लोग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में देखेंगे। और दूसरी बात, आज जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं वो ये प्लेट्स के चार्जेस के बारे में करने वाले हैं कि प्लेट्स रखी हुई हैं, चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो चीज़ें देखेंगे। फिर अर्थिंग ऑफ प्लेट्स देखेंगे कि अगर प्लेट को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से चेंज होता है, उनके बीच की सेपरेशन पर कैसे डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं गॉसेस लॉ के इस पार्ट की। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन द केविटी ऑफ अ चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, ये जो एक स्फीयर आप देख रहे हैं ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बना हुआ है और इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है रो। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर जो केविटी है वो ब्लैंक है, केविटी का मतलब ही हो गया। तो यहाँ पर जब इसके अंदर में केविटी के हम लोग फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, चाहे उसके सेंटर में O2 पर या उसके किसी इंटरनल पॉइंट P पर, तो या इसके बाहर या पूरे स्फीयर के बाहर कहीं पर भी फील्ड आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि ये पूरा जो स्फीयर है, ठीक है, हम लोग केविटी को भूल जाएंगे, हम मानेंगे कि पूरा स्फीयर हमारे पास है विदाउट केविटी और वो रो डेंसिटी का है। अब उसमें जो केविटी है उसको हम मानेंगे कि वो नेगेटिव रो, माइनस रो डेंसिटी की है। तो आप जानते हो कि अगर एक प्लस रो का पूरा है और उसमें माइनस रो वाला रख दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये जो है ये सुपरपोजिशन जो हम लोग कर रहे हैं यही फील्ड निकालने में करेंगे कि अगर पूरे स्फीयर, अगर मान लो ये बाहर पॉइंट निकालना है, बाहर पॉइंट में फील्ड निकालना है, तो पूरे स्फीयर को पॉजिटिव रो का मानते हुए उसका फील्ड आप निकाल लें, दूर की तरफ जाएगा। और ये स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, उसका भी वो बाहर वाला पॉइंट है। तो बिल्कुल वैसा ही इसमें भी फार्मूला लगेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे बड़े वाले के कारण फील्ड दूर जा रहा था तो छोटे वाले के कारण फील्ड पास में आ रहा होगा, क्योंकि उसमें क्या मानना है आपको, नेगेटिव डेंसिटी माननी है उसको, रो उसका नेगेटिव मानना है। तो इस तरीके के जब पूरा पॉजिटिव के कारण ये और नेगेटिव के कारण ये, तो केविटी जो स्फीयर में है उसके कारण नेट आ जाएगा। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। तो इसके अंदर भी हम यही काम करेंगे कि पूरा स्फीयर को पॉजिटिव मानते हुए उसके कारण निकाल लिया और फिर इसको नेगेटिव डेंसिटी का मानते हुए उसके कारण निकाला और सुपरपोजिशन उनका कर दिया, यानी नेट निकाल लिया। तो ये तरीका होता है। तो आइए, स्फीयर के अंदर फील्ड क्या होता है वो हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं और वो आया था आपका K³/R³ इंटू स्मॉल r। अगर वो कंडक्टर था तो उसके अंदर फील्ड 0 था और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर ये था K³/R³ स्मॉल r। अच्छा, K की वैल्यू आपको पता है और Q जो है, अगर हम पूरे स्फीयर का चार्ज देखें तो Q इक्वल टू क्या आने वाला है बताएं, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर। तो 4/3 πr³ ये Q है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू 4/3 πr³ अपॉन r³ आपका है इंटू स्मॉल r है। तो इसको आप देखो 4/4 कैंसिल हो गया, r³ कैंसिल हो गया, क्या बचा, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। और जब आप इसके अंदर में r डिस्टेंस पर हो तो उससे दूर की तरफ फील्ड जाते हुए आपको दिखाई देगी, इसलिए जहाँ r ले रहे हो वहीं पर फील्ड है, इसलिए फील्ड को हम लोग लिखेंगे रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। खैर, ये तो फार्मूला आपका आया। अब हम केविटी के अंदर फील्ड निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर फील्ड जो कैलकुलेट होगा ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से होगा। E जो नेट है, E ड्यू टू स्फीयर और E ड्यू टू केविटी का सम। स्फीयर को पॉजिटिव रो यानी उसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसको पॉजिटिव मानते हुए, और केविटी भी स्फीयर है लेकिन उसका रो नेगेटिव है। अब इसके सेंटर में है ना, ये जो केविटी है उसके सेंटर O2 आपको दिखाया, तो एट द सेंटर ऑफ केविटी हमको फील्ड निकालना है। तो हम कहेंगे पूरे स्फीयर का फील्ड बताओ। अब देखो इसका सेंटर हमने a डिस्टेंस पर लिया हुआ है, O1 से O2 की डिस्टेंस जो है a है, यहाँ पर उसका वेक्टर हम दिखाएंगे, तो यहाँ से यहाँ O1 O2 वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो कि ये जो फार्मूला आपका बना ये स्फीयर का बना, यही केविटी का आएगा, केवल माइनस रहेगा, है ना। अगर उसके अंदर वाले पॉइंट पर अगर हम हैं तो ये जो आप ले रहे हो ये आप कहोगे कि O2 पर ये खुद का सेंटर है, तो सेंटर में अगर r=0 हो जाता है तो स्फीयर का 0 हो जाता है फील्ड, इसलिए केविटी का यहाँ पर सेंटर में नहीं बनेगा। किसका बनेगा? ये जो बिगर वन है, पूरा स्फीयर है, उसका बनेगा इसके सेंटर में। कितनी डिस्टेंस पर? a डिस्टेंस पर क्या बनेगा? ρa/3ε0। तो ये बस बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो O2 पर आपका जो फील्ड आया वो आया ρa/3ε0, बिल्कुल वैसे ही आया जैसे केविटी ना हो। तो विद केविटी, केविटी के सेंटर पर वही होता है जैसे कि अगर केविटी ना होती तो भी वही होता ए पोजीशन वेक्टर में, ठीक है। तो इसलिए सेंटर ऑफ केविटी पर ये आया। अच्छा, अब हम ये प्रूव करेंगे कि इस केविटी के अंदर किसी भी पॉइंट में फील्ड वही होगा जो यहाँ आपने निकाला है, जो सेंटर में निकाला है वही फील्ड, उसके अंदर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है। ये चीज़ हमको बताना है। तो जैसे ये पॉइंट P दिख रहा है, इससे R1 पोजीशन वेक्टर पर, इससे R2 पोजीशन वेक्टर पर दिख रहा है, तो यहाँ पर आप कहोगे बड़े वाले के कारण ये यहाँ पर P पर कितना, तो आ जाएगा ρr1/3ε0, ठीक है। रो इंटू जो पोजीशन है वो वेक्टर अपॉन 3ε0। तो ये जो आपका बना कि P पॉइंट पर किसी पॉइंट के अंदर, यानी वो केविटी के अंदर, वो आया E1 मतलब स्फीयर के कारण, E2 मतलब केविटी के कारण। तो स्फीयर के कारण कितना आया? R1 पोजीशन वेक्टर पर ρr1/3ε0। R2 का भी वो अंदर वाला ही तो पॉइंट है, तो उसमें भी ऐसा ही लगा, लेकिन उसमें नेगेटिव आ गया। अगर ये दूर की तरफ है तो वो पास की तरफ हो जाता है, ठीक है। ये अगर फील्ड ये दूर की तरफ देता है तो ये अपनी सेंटर की तरफ देता है, तो उनका रिजल्टेंट निकालोगे तो वो यहाँ आने वाला है। देखो कहाँ आने वाला है, जरा देखो तो ρr1/3ε0 माइनस ρr2/3ε0, यानी ρ/3ε0 इंटू R1 माइनस R2। अब जरा देखो आप यहाँ पर कि ये इसका पोजीशन, ये जो सेंटर था वो A पोजीशन वेक्टर पर था, ये R1 था, ये R2 था। क्या रिलेशन है? A + R2 = R1 है, ट्राइंगल लो। तो आप कहोगे यहाँ पर A + R2 = R1 है, तो R1 माइनस R2 = वेक्टर A हुआ, तो ये वेक्टर A है आपका। तो यहाँ पर फील्ड अंदर वाले पॉइंट पर वही है जो सेंटर में था, जो आपने सेंटर ऑफ केविटी पर निकाला था, अंदर वाले पॉइंट पर भी वही आता है। यानी फील्ड जो है इनसाइड द केविटी इन द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज कांस्टेंट, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो कितना आएगा? रो इंटू उसकी केविटी, जो केविटी है उसकी डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन 3ε0, ठीक। अब यहाँ पर उसकी डायरेक्शन वेक्टर ए के अलोंग है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर ये जो आपका पोजीशन वेक्टर इसका ए आया है, सेंटर की डिस्टेंस आई है, तो उसके अलोंग वो वेक्टर आ रहा है, यानी किसी भी पॉइंट पर फील्ड जो है वो ऐसे आएगा, ओके। अब आप देखने यहाँ आगे जो देखने वाले हैं वो शीट के कारण फील्ड देखने वाले हैं, ठीक है। उसी से फिर प्लेट में हम चलेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग आज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, और अगर आप इसको समझ लोगे तो ये आपके कैपेसिटर में भी काम आएंगी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट, तो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। तो जो शीट होती है उसके कारण से आप यहाँ पर फार्मूला देखोगे σ/ε0 का, या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/2ε0। तो σ/ε0 कहाँ होती है? कंडक्टिंग के लिए, और नॉन कंडक्टिंग अगर शीट है, ठीक है, तो उसके लिए σ/2ε0 होती है। नॉन कंडक्टिंग है या तो आपकी थिन शीट दी हुई है, ठीक है, थिन शीट के लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए एक सा फार्मूला रहता है। तो जरा इन चीज़ों को देखें। आपका जो गॉसेस लॉ है ये आपके डेरिवेशन को बहुत ही आसान बना देता है ना। गॉसेस लॉ कितना सिंपल है, E.ds = Q enclosed by ε0, ठीक है। अब यहाँ पर कंडक्टिंग जब हमने सरफेस ले लिया, और कंडक्टर के लिए हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया है, वो ये किया है कि किसी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फील्ड ज़ीरो होता है। तो जब आप ये देखो, इसकी हमने थिकनेस ली हुई है और ये कंडक्टर दिखाया हुआ है, इसके फ्रंट फेस में आपने देखा छोटा सा एरिया हमने लिया हुआ है, ठीक है। वो एरिया को इंक्लोज करते हुए हमने एक सिलेंडर लिया हुआ है, देख पा रहे हो आप, ये सिलेंडर उसके अंदर से बाहर तक आ रहा है,
ठीक है, उसका एरिया ए ले लिया अगर हमने, तो ये शीट में अगर चार्ज है तो ये बाहर की तरफ फील्ड दे रहा है। अब कंडक्टर है इसलिए अंदर फील्ड नहीं मिलेगा, तो वो जो अंदर लिया आपने अंदर से बाहर तक, तो यहाँ पर फील्ड मिलेगा और यहाँ फील्ड नहीं मिलेगा। इसलिए आप ई डॉट डी एस आप करेंगे इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो आप कहोगे चार्ज इंक्लोज्ड यहाँ पर कितना आ रहा है, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, और केवल इसके एक ही फेस से जो सर्कुलर कैप है उसी से फील्ड जा रही है। ठीक है, ये जो आपका कर्व सरफेस है उससे भी नहीं जा रही है और अंदर वाले सर्कुलर से भी नहीं जा रही है, इसलिए आपका केवल ये ई इंटू ए जो एरिया है ना, बिल्कुल वही है जो यहाँ पर आपने शीट में लिया हुआ है जो उसको इंक्लोज करता है। तो ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी कंडक्टर में आपका फील्ड ये आता है। नॉन कंडक्टिंग में क्यों सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, क्योंकि नॉन कंडक्टर में उसके अंदर भी फील्ड होता है। अभी हम लोग नॉन कंडक्टर में केवीटी का कॉन्सेप्ट देख के आए है ना, तो कंडक्टर में अंदर फील्ड नहीं होता, नॉन कंडक्टर में होता है। इसलिए यहाँ पर जो चार्ज आप ले रहे हो इधर भी मिलेगा उधर भी फील्ड मिलेगा, इसलिए यहाँ पर उसका जो ई डॉट ए करोगे आप तो दोनों तरफ आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा वो 2EA हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज, तो इसमें भी वही है सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वही है, इसलिए ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वही चीज़ आप थिन शीट के लिए भी करोगे। तो ये तो सिंपल फार्मूला है। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर हम कंडक्टिंग प्लेट्स लेते हैं तो उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। जैसे हमने यहाँ पर किसी प्लेट को चार्ज क्यों दिया, तो यहाँ ये बात समझने की है कि वो चार्ज एक ही तरफ नहीं हो सकता। ध्यान देना, अगर एक आइसोलेटेड प्लेट है, वो हमने किसी अर्थ से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, सिंपली रखी हुई है वो, तो उसमें आप देखोगे कि अगर यहाँ पर आप एक ही तरफ चार्ज दे दोगे, जो सारा का सारा क्यू चार्ज इसी तरफ दे देते, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती, उससे प्रॉब्लम ये होती कि ये जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P में नेट फील्ड ज़ीरो नहीं आता, क्योंकि उसके कारण फील्ड अंदर आता। और यहाँ पर दोनों तरफ होने से अगर पॉइंट P में लेते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है, ये वाला जो फील्ड है वो इस तरफ देगा, ये वाला जो चार्ज है वो इस तरफ फील्ड देगा अवे फ्रॉम इट, ठीक है, लेफ्ट में देगा, और ये वाला राइट साइड, यहाँ पर जो चार्ज है आपका वो राइट साइड में देगा। तो लेफ्ट प्लेट का आप देख सकते हो राइट साइड में और राइट प्लेट का लेफ्ट साइड में, तो ये दोनों P पॉइंट पर यानी कंडक्टर के अंदर फील्ड को कैंसिल कर दें। इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूटेड होना दोनों साइड में बहुत ज़रूरी है। अब आप कहोगे कि हमने यहाँ पर जो कंडक्टर में ये निकाला हुआ है, तो आपने अगर यहाँ पर उन चीज़ों को बिना डिस्कशन किए निकाला है, पर आपने ये चीज़ लिया है कि अंदर में ज़ीरो है, ठीक है, तो ये ऑब्वियस हो जाएगा कि ये जो चार्ज है वो दोनों तरफ होता है, और वो दोनों का ही सम जो है वो आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बनता होगा। तो यहाँ पर आप बताओ ए पॉइंट पर इसके कारण कितना फील्ड बनता, वो बनता आपका एक जब प्लेट होती है तो वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और दूसरा जो बनता है ये वाला शीट है वो भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों मिलके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होते हैं। यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा यानी होता है चार्ज अपॉन एरिया, और जो प्लेट है ना, तो प्लेट का एरिया जो है आप कहोगे मान लीजिए ए है। आप यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं, ऐसी प्लेट्स हैं आपकी, ये मैं थोड़ा सा प्लेट का आइडिया आपको दे दूँ, ये ऐसी प्लेट्स हैं, तो यहाँ पर ये एरिया आपको पूरा दिखेगा, ठीक है, और इसकी तो थिकनेस भी आपने ली हुई है, ठीक। तो दोनों साइड आपके यहाँ पर चार्ज हैं, तो चार्ज पर यूनिट एरिया है Q बाई 2A, तो उसका भी 2 करोगे तो Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, इसका फिर इसके कारण Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल कितना हो जाएगा Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये नेट जो आया वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया, यहाँ पर सिग्मा जो है वो Q बाई 2A है। क्लियर है, एक प्लेट में दोनों तरफ होता है, ये चीज़ हम बताना चाहते हैं, जिससे कि आप बता सको कि पॉइंट P जो अंदर है इस कंडक्टर के, उसमें नेट फील्ड जीरो कर दो, इनका फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ये जो है वो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आप जो यहाँ समझ के आए, थोड़ा सा उसका इनर व्यू दिखाता है, उसके अंदर ये है बात, ठीक है। पैरेलल प्लेट्स देखो, अगर दो प्लेट्स आप ले लिए हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है ज़रा ध्यान से देखना। पैरेलल प्लेट्स में यहाँ चार्ज Q1 है, यहाँ चार्ज Q2 है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे कि मैंने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, ठीक। अब जरा देखो, आपको कंसीडर पॉइंट P ही करना है कि कंडक्टर के अंदर, चाहे इस प्लेट में ले लो चाहे यहाँ ले लो,
कॉन्सेप्ट ये होगा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि इस पॉइंट P पर नेट फील्ड जीरो हो, इस पॉइंट P पर नेट फील्ड जीरो हो। तो ज़रा ध्यान से देखो हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है। यहाँ पर हमने इसके यहाँ पर राइट साइड में Q चार्ज माना, तो लेफ्ट साइड में -Q होना ही चाहिए, ठीक है। ये चार्ज जो है वो अलग अलग नहीं हो सकते, इसके कारण से यहाँ इंड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट रखोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आएंगे, तो जितना ये कब तक आएंगे, जब तक कि वो उसके फील्ड को कैंसिल ना कर दें। तो इसलिए Q चार्ज अगर मैंने यहाँ लिया है तो यहाँ -Q इंड्यूस हो जाता है, क्लियर। जिससे कि अगर आप देखो कि यहाँ मैं एक गॉसियन सरफेस लूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ आपको क्लियर करते चलूँ कि मैं ये अंदर से यहाँ पर ये लाइन लिया, फिर यहाँ गया, फिर ये गया, फिर ये गया, ऐसा आपको दिखने लगा, ठीक है। दोनों के अंदर से जाता हुआ और यहाँ से यहाँ पर ऐसे गॉसियन सरफेस, यहाँ इसके अंदर से ये लिया, ये आया, इसके अंदर से ये गया और ये आया। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या होना चाहिए, चूंकि यहाँ फील्ड के यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ नेट चार्ज इंक्लोज जीरो हो, और वो तभी हो सकता है जब यहाँ +Q हो तो यहाँ -Q हो। वो चीज़ सेल में हम लोग बहुत डिस्कस करके आए हैं, इसलिए प्लस होगा तो ये माइनस इक्वल होगा, ये अंदर जो है ये अलग अलग नहीं हो सकते, एक बात। दूसरी बात, टोटल चार्ज जो इसमें है वो Q1 है और इसमें Q2 है, वो नहीं हम चेंज करेंगे। अगर हमने यहाँ Q लिया हुआ है तो भाई इसमें टोटल चार्ज तो Q1 ही रखोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 - Q हो जाएगा, तो टोटल चार्ज करोगे तो Q1 आएगा। ऐसे इसमें अगर Q2 था, -Q इधर है तो वो +Q इधर हो गया होगा, Q2 +Q होगा, दोनों को ऐड करोगे तो Q2 आएगा। चार्ज का कंजर्वेशन चाहिए है। और यहाँ पर इंडक्शन, ये ध्यान रखना कि फेसिंग प्लेट में अलग अलग चार्ज मैग्नीट्यूड में नहीं हो सकते। हाँ ये ज़रूर है, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पॉइंट P पर अगर देखोगे तो ये +Q का फील्ड कहाँ होगा, दूर की तरफ, और -Q का क्या कहाँ होगा, अपनी तरफ। इसलिए ये और ये जो है अपने फील्ड को कैंसिल करेंगे, कहाँ पर, P पॉइंट पर। क्या है कॉन्सेप्ट, P पॉइंट पर नेट फील्ड ज़ीरो, ठीक। अब हम कहते हैं कि ये दोनों के फील्ड तो हम देख लिए भैया कि ये +Q का अगर मैंने इस तरफ लिया हुआ है, देखो एक डायरेक्शन को मैंने यहाँ पॉजिटिव बना दिया, ये जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, ये लेके चल रहे हैं, ठीक। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट P पर इस चार्ज के कारण फील्ड, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, सबके कारण लिखना है। तो इसके कारण लिखोगे किस डायरेक्शन में, राइट में, पॉजिटिव। क्या लिखोगे, σ/2ε0, इसका सिग्मा क्या, Q1 - Q/A, ठीक है, /2ε0। तो σ/2ε0, तो 2ε0 सब में आएगा। इनका एरिया हम लोग A लेके चल रहे हैं, सिग्मा मतलब चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो σ/2ε0, तो नीचे जो हो जाएगा वो डिनोमिनेटर में 2ε0 हो जाएगा। ऊपर केवल चार्ज लिखना है, डायरेक्शन देखना है। इस तरफ फील्ड दें अगर राइट में तो पॉजिटिव, और लेफ्ट में दें तो नेगेटिव। तो बताओ पहला जो आपका चार्ज है वो कहाँ दिया, राइट में दिया, तो आपने पॉजिटिव लिखा। ये +Q है वो कहाँ दिया, लेफ्ट में दिया, नेगेटिव लिखा। ये -Q है अपनी तरफ खींचा तो ये प्लस हो गया, माइनस का फील्ड प्लस हो गया, अपनी तरफ है इसलिए, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि दूर की तरफ, इस तरफ हमने डायरेक्शन ये पॉजिटिव ली है। ऐसे सबके फील्ड लिख दिए। फार्मूला कौन सा लगाया, σ/2ε0 किसी एक फेस के कारण। अब यहाँ पर ये और ये फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, हमेशा ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो पहला और लास्ट वाला, ठीक है, ये बच जाते हैं। तो हम कहते हैं ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, और ये इक्वल टू 0 है, तो ये चार्ज जो आ जाएगा वो इसके बराबर हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएंगे, Q1 - Q इज इक्वल टू Q2 + Q। यानी ये इसके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, और इसके एक्सट्रीम राइट में, प्लेट के एकदम राइट में जो चार्ज है वही यहाँ पर शुरुआत में लेफ्ट में होगा। ये दोनों चार्ज अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक है, मैग्नीट्यूड में भी बराबर होंगे और साइन में भी बराबर होंगे। ये चीज़ आप ध्यान से देखना। तो ये जो आ जाएगा, Q की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाती है Q1 - Q2/2। अगर इनमें चार्ज देखो तो अब यहाँ चार्ज दिखा सकते हो आप, ठीक है। पहली बार समझ रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा इतना मेहनत करना पड़ रहा है, नहीं तो बहुत ही आसान फिर रहता है। तो यहाँ मैंने ये Q की वैल्यू रख दी है, देख पा रहे हो, Q1 - Q2/2। यहाँ पर ये देखो Q2 + Q है, अगर Q2 में ये Q को ऐड कर दूँ तो ये Q1 + Q2/2 आ जाता है। और हमने देखा कि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज अलग अलग नहीं है, तो ये जितना है उतना ही ये भी है, Q1 + Q2/2, ठीक है। और यहाँ पर अंदर निकाल लिए हो तो वही -Q वाला यहाँ था, इसी का नेगेटिव यहाँ है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने बहुत ही आसानी से देख लिया कि इसमें ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर फेसिंग सरफेसेस में इक्वल और अपोजिट होते हैं, यहाँ पर बराबर होते हैं, ध्यान रखोगे।
और आप देखोगे कि यहाँ जो आया है चार्ज अंदर में, ये जो पीछे चार्ज छूट गया कौन सा Q1, आगे आने वाला चार्ज कौन सा Q2, तो Q1 माइनस Q2 जो पीछे छूट गया माइनस आगे आने वाला डिवाइडेड बाई 2। ठीक, यहाँ पर मैंने थोड़े एग्जांपल दे रखे हैं कि आप थोड़ा सा इस फार्मूला को कंफर्म कर लें। ये देखो कैपिटल Q है और ये एक अनचार्ज प्लेट है। इसमें मैं कहता हूँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ, तो यहाँ पर जो राइट साइड में है ये आता है Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब इसमें तो है ही नहीं, तो Q1 यानी Q माइनस 0 बाई 2 यानी Q बाई 2 आ गया, और ये आ गया ना तो आपका सब आ गया। कैसे, Q बाई 2 है तो यहाँ माइनस Q बाई 2 है और ये माइनस Q बाई 2 है। अब इसमें तो टोटल चार्ज आपने दिया नहीं था, तो इसमें एक ही तरफ हो, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो माइनस Q बाई 2 है तो प्लस Q बाई 2 होगा, और ये प्लस Q बाई 2 है तो ये भी होगा, एक तरीका। दूसरा तरीका जो है, यहाँ पर राइट साइड में जो है आपने फार्मूला देखा, देखो राइट साइड में पीछे वाला चार्ज कौन सा था Q1 माइनस आगे वाला चार्ज Q2, Q1 माइनस Q2 बाई 2, पीछे वाले चार्ज दोनों छूट गए डिवाइडेड, हाँ माइनस आगे वाला तो कुछ है नहीं, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ गया टोटल। ऐसे यहाँ पर भी तो है, पीछे वाला चार्ज टोटल, इसमें तो Q था इसमें नहीं था, तो दोनों का सम बाई 2। ठीक है, तो अगर हम राइट साइड में लेते हैं तो क्या फार्मूला लगाना, शॉर्टकट बता रहे हैं आपको कि पीछे छूट गया चार्ज माइनस आगे वाला चार्ज डिवाइडेड बाई 2, आगे वाला है तो ठीक है माइनस करेंगे, नहीं है तो फिर हो गया Q बाई 2 हो जाएगा। इधर पीछे जो छूट गया Q ही छूट गया। ठीक है, राइट साइड में लिख लेते हो तो फिर यहाँ पर ये सामने लेफ्ट साइड में आप लिख सकते हो, और ये जितना है उतना ही ये दूसरे में बताओ। अगर Q है और माइनस Q है तो यहाँ पर अगर मैं पूछूँ आपसे तो आप क्या कहोगे, Q1 प्लस Q2 बाई 2 आता है, तो यहाँ पर Q1 प्लस Q2 बाई 2 आता है तो क्या हो जाएगा 0, पीछे जो चार्ज हो गए हैं है ना सबका सम अपॉन 2 तो 0 आएगा। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है। अब आप बताओ अगर ये 0 है यहाँ और इसमें चार्ज Q है, टोटल चार्ज Q यहाँ दिखेगा आपको। ठीक है, और ये Q है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए माइनस Q। देख सकते हो आप, ये माइनस Q था, यहाँ माइनस Q हो गया तो यहाँ नहीं आ सकता। तो ये सिंपल आपको कॉन्सेप्ट दिखाता है, अगर इक्वल अपोजिट चार्ज है तो ये फेसिंग सरफेसेस में आ गए। ठीक है, अगर Q दोनों में है तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है चार्ज 0 है। क्यों, क्योंकि भाई पीछे छूट गया माइनस आगे आने वाला Q1 माइनस Q2 बाई 2 0 आएगा। यहाँ पर टोटल चार्ज तो पीछे छूटा हुआ है, आगे वाला कुछ है नहीं, तो टोटल चार्ज पीछे वाला माइनस आगे वाला डिवाइडेड बाई 2, आगे वाला कुछ है नहीं तो टोटल चार्ज पीछे वाला 2Q डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो Q आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, देखिए अगर यहाँ कुछ नहीं है, जैसे हमने कहा कि ये माइनस ये बाई 2 यहाँ कुछ नहीं है, तो Q चार्ज कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, और जितना यहाँ रहेगा उतना ही यहाँ भी रहेगा। तो लॉजिक है ये। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप अगर राइट साइड को पकड़ लें, क्या फार्मूला हमने बताया कि भैया राइट साइड में अगर यहाँ पर आप हो तो पीछे छूट गया चार्ज माइनस आगे आने वाला डिवाइडेड बाई 2, बोलो यहाँ पर Q1 माइनस Q2 बाई 2, यहाँ पर बोलो पीछे छूट गया चार्ज माइनस आगे आने वाला, माइनस है ही नहीं कोई आगे आने वाला, इसलिए टोटल पीछे छूट गया है, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 आएगा, यहाँ वही आता है। तो ये चीज़ फार्मूला ध्यान रख लो तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। अब देखो 3 प्लेट में सीधे फार्मूला लगाना, इधर तो हमने निकाला हुआ है आपके लिए कि भाई आप लोगों को ऐसा ना हो कि सिर्फ फार्मूला बेस्ड हो जाओ, फार्मूला मास्टर हो जाओ, ऐसा नहीं, आप निकाल के देख लो फिर फार्मूला बना लो। ठीक है, 3 प्लेट लिए Q1 Q2 Q3। ठीक, आप देखो पॉइंट P है, नेट फील्ड क्या होना चाहिए यहाँ 0। कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मान लो यहाँ Q से ले आप शुरुआत करो, यहाँ Q ले लो, यहाँ क्या लोगे माइनस Q। अब इसका चार्ज Q2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2 प्लस Q, क्योंकि माइनस और उसको ऐड करोगे तो Q2 आना चाहिए भैया, माइनस Q है तो उधर प्लस Q हो जाएगा इसमें। ठीक है, और जितना ये प्लस आया उतना ही माइनस आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा यही Q2 प्लस Q का नेगेटिव। अब ये Q2 प्लस Q का नेगेटिव है तो वो ऐड हो जाएगा इस Q3 में। ठीक है, जिससे ये इसको ऐड करो तो Q3 मिले, तो ये पॉजिटिव बन के, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आया इसका मतलब वो पॉजिटिव हुआ है, तो वो Q3 और था Q2 प्लस Q3 प्लस Q। ठीक है, और यहाँ पर Q आ गया था तो इस तरफ Q1 माइनस Q। आप यहाँ पर फिर वही P में फील्ड 0 करोगे ना, हाँ क्या कि इस तरफ को पॉजिटिव मानोगे तो इसका पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा और इसका नेगेटिव आएगा, सब लिखा मैंने, और डिवाइडेड बाई सब में 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने पर ये बीच वाले सब कैंसिल हो जाते हैं, केवल क्या बचता है शुरू वाला और आखिरी वाला, शुरू वाला और आखिरी वाला बचा। शुरू में चार्ज कितना है Q1 माइनस Q है, और आखिरी में चार्ज कितना है Q2 प्लस Q3 प्लस Q है, तो इसलिए ये दोनों बराबर होते हैं। तो Q की वैल्यू आ जाती है, देखो क्या आ जाती है, वो फार्मूला मैं रटवा रहा हूँ शुरू से,
ये आ जाती है। पीछे छूट गया चार्ज, कितना छूट गया Q1, माइनस आगे आने वाला चार्ज कितना है Q2 प्लस Q3 है, डिवाइडेड बाई 2। भाई साहब केवल आप यहाँ पर राइट साइड में लिखना सीख जाओ, पूरा चार्ज आपका आ जाएगा। बताना, यहाँ पर ये फेस मैंने दिखा है 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो। बताना 2 में अभी अभी मैंने बताया जो यहाँ निकाला, पीछे छूट गया माइनस आगे आने वाला डिवाइडेड बाई 4 में बताओ। 4 में जो पीछे छूट गया है कितना छूट गया है, Q1 प्लस Q2 छूट गया, आगे कितना है Q3 है, बस आप कर दो माइनस डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ 6 में बोलो सारा पीछे छूट गया है, आगे आने वाला कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए, सारा पीछे छूट गया है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, माइनस करने कुछ है ही नहीं, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो अगर आप 2 में 4 में और 6 में निकाल लिए, राइट साइड निकाल लिए, तो जहाँ पर राइट आ गया उसी का नेगेटिव तो ये है, यहाँ पर जो आया 4 में उसी का नेगेटिव तो ये है, और यहाँ पर आ गया उसी के बराबर तो ये आया था। तो आराम से आप लिख लोगे चार्ज। ये देखो, तो यहाँ पर ये Q3 का लिख दिया, Q5 का लिख दिया, Q1 का लिख दिया, ठीक है, इसके बराबर ये है, ये जो है आपका 3 में इसके नेगेटिव है। ऐसे सब चार्ज निकाल सकते हो। यहाँ देखो आपके लिए एग्जाम्पल, आप बताना खुद ही। हाँ, यहाँ पर हमको चार्ज लिखना है, बताओ पीछे वाला छूट गया कितना है, Q है, आगे आने वाला देख रहे हो, उनको ऐड कर दो, आगे आने वाला 3Q मिलेगा, तो Q माइनस 3Q इजिकल टू क्या होगा, Q माइनस 3Q इजिकल टू माइनस 2Q डिवाइडेड बाई 2 कर दो, माइनस 2Q डिवाइडेड बाई 2 माइनस Q आया। इधर बताओ राइट साइड में देखो कितना पीछे छूट गया, माइनस Q, आगे आने वाला क्या है 5Q है, तो माइनस Q माइनस 5Q माइनस 6Q बाई 2 माइनस 3Q हो गया। यहाँ पर तो पूरा ही पीछे छूट गया है, तो 5 प्लस 1 6 माइनस 2 यानी 4 पीछे छूट गया है, डिवाइडेड बाई 2। तो अगर भाइयों यहाँ पर अगर ले आए हो राइट साइड में, तो यहाँ राइट साइड में आया उसी का नेगेटिव कर दीजिए, माइनस आया तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 2Q है, ये उतना ही यहाँ आता है, ठीक है। दूसरा, इसमें Q मैंने दिया, इसमें 3Q दिया, इसको कुछ नहीं दिया। अगर इसको कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर आप देखो कि इसके दोनों तरफ चार्ज होनी चाहिए। क्यों, अगर एक तरफ होगा तो फिर तो नेट चार्ज हो जाएगा ना उसमें। हाँ, तो इसमें भाई अगर आइसोलेटेड है तो उसमें एक तरफ है तो दूसरी तरफ भी आ जाता है, आइसोलेटेड है तो। अगर चार्ज है तो एक तरफ हो सकता है, कोई चिंता नहीं मुझे, है ना। लेकिन जिसमें चार्ज दिया ही नहीं हो उसमें केवल एक तरफ हो, ऐसा संभव नहीं है, ठीक। चलो यहाँ पर आप देखो Q और 3Q है, बताओ राइट साइड में क्या करोगे, ये माइनस ये डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, Q माइनस 3Q बाई 2 माइनस Q आ जाएगा। यहाँ पर बोलें, यहाँ पर भी पीछे वही था आगे वही था, इसलिए माइनस Q ही आएगा। लेकिन यहाँ पीछे पूरा छूट गया है, 4Q डिवाइडेड बाई 2 करोगे 2Q, राइट साइड में निकाल लिए हो तो लेफ्ट साइड में इसका नेगेटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आया है उतना ही पहले में आ जाएगा। ऐसे चार्ज निकाल लेते हैं हम लोग, कितनी भी प्लेट दे दें, आपको राइट साइड में निकालना आ गया है, आप यहाँ पर जितनी मर्जी प्लेट ले लो, है ना। हमने तो केवल 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, आप कितनी भी ले लो, चार्ज दे दो, सबके राइट में निकाल लो, फिर लिख दो। चलो अब मैं अर्थिंग आपको समझा दूँ। तो आइए अर्थिंग ऑफ प्लेट्स में हम लोग ये समझें कि अगर प्लेट्स को हम अर्थिंग दे देते हैं तो उसका पोटेंशियल वो ज़ीरो कर देता है। अब चार्ज यहाँ पर इसमें कुछ भी रहेगा तो वो अपना पोटेंशियल बनाएगा, इसलिए वो क्या करेगा, आइसोलेटेड प्लेट है तो उसके चार्ज को ही ख़त्म कर देगा वो। तो ये अर्थ में चला जाता है सारा का सारा चार्ज। अभी आगे देखोगे कि 2 प्लेट्स हैं, 3 प्लेट्स हैं, अगर अर्थिंग है ना तो सिस्टम का पूरा चार्ज जो है आपको अर्थ में जाता हुआ दिखता है। ज़रा देखें मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे 2 प्लेट हैं Q1 Q2, है ना, ये 2 प्लेट्स में चार्जेस हैं Q1 Q2 और एक प्लेट को मैंने अर्थ करना है। यहाँ पर अभी अर्थ नहीं है तो आप चार्ज यहाँ पर निकाल सकते हो Q1 माइनस Q2 बाई 2, यहाँ पर निकाल सकते हो Q1 प्लस Q2 बाई 2। अभी हम लोग समझ के आए, सब जगह आप चार्ज बता सकते हो। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर इसको अर्थ से कनेक्ट करते हो तो क्या होता है कि यहाँ पर देखोगे कि ये जितना था प्लस था उतना ही माइनस था यहाँ पर, और ये चार्ज फ्री थे इधर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फ्री चार्ज है, ये बाउंड चार्ज जो रहेंगे और फ्री चार्ज जो है वो चला जाएगा ग्राउंड में। तो अब आप कहोगे कि यहाँ Q1 प्लस Q2 बाई 2 चला गया और यहाँ पर Q1 प्लस Q2, यहाँ पर Q1 माइनस Q2 बाई 2 का नेगेटिव है। ऐसा नहीं, यहाँ पर अब आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा कि यहाँ पर फ्री चार्ज नहीं रह सकते, तो चार्ज केवल कहाँ रह सकता है, अब यहाँ रह सकता है। तो जब यहाँ नहीं रह सकता है, आपका गॉसेस लॉ हम लोग समझ के आए कि जितना यहाँ पर है उतना यहाँ, तो यहाँ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ भी नहीं है। तो इसमें चार्ज, अगर ये तो आइसोलेटेड प्लेट है, ग्राउंडेड तो ये हुई है, ग्राउंड से ये कनेक्टेड है, तो इसका चार्ज Q1 ये चेंज नहीं कर सकते आप। लेकिन यहाँ नहीं था तो यहाँ भी नहीं रहेगा, तो टोटल चार्ज Q1 कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। और अगर Q1 है तो उसी का नेगेटिव यहाँ रहेगा,
ठीक है। तो ये इक्वल और अपोजिट चार्जेस जो फेसिंग हैं ये रहेंगे, तो यहाँ पर केवल यही चार्ज दिखेगा, बाकी जगह नहीं दिखेगा। तो अब आप बताओ, इस प्लेट में पहले चार्ज कितना हुआ करता था, Q2, अब कितना है -Q1, तो ग्राउंड में कितना गया, वो Q2 तो गया ही, साथ में Q1 भी गया, तब तो नेगेटिव है भाई। नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि उतनी चार्ज की कमी, चार्ज का आना यानी पॉजिटिव होना, तो यहाँ पर Q2 के साथ Q1 भी चला गया। तो मैं ये कह रहा था यही बात वहाँ कि जितना भी चार्ज सिस्टम का है टोटल आपको ग्राउंड में जाता हुआ दिखेगा। ये बात कंफर्म हुई। चलो आगे फिर आपको ये चीज़ मैं बताऊंगा। यहाँ पर अगर 3 प्लेट हैं, यहाँ पर ग्राउंड करने का हमने यहाँ पर सिस्टम दे रखा है इन प्लेट्स को, A B C, मान लो ये प्लेट्स हैं, C को भी कर सकते हो, A को भी कर सकते हो ग्राउंडेड। अभी दोनों नहीं है, अभी यहाँ Q चार्ज है, तो आपको पता है यहाँ +Q/2 होगा, यहाँ -Q/2 होगा, यहाँ पर ये Q/2 मान लो है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनमें हम यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये आप वो 3 प्लेट वाला लगा सकते हो। राइट साइड में कर लिया तो यहाँ पर -Q/2 हो जाएगा, यहाँ +Q/2 होगा, इसके राइट साइड में +Q/2 हो जाएगा, -Q/2 हो जाएगा, यहाँ पर राइट साइड आ गया तो Q/2 हो जाएगा। खैर वो अब हमको डिस्कस नहीं करना, हमको ये कहना है कि अगर 3 प्लेट में अगर S1 को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से तो क्या होगा। तो अगर S1 को कनेक्ट कर दिया तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इसके यहाँ ये फ्री चार्ज नहीं रह सकते। जब यहाँ नहीं रहेंगे, अच्छा तो चार्ज यहाँ नहीं रहेगा तो यहाँ भी नहीं रहेगा। अब यहाँ नहीं रहेगा तो इसमें कोई चार्ज था नहीं, इसलिए अब केवल यहाँ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, नहीं तो फिर नेट चार्ज आ जाएगा, आइसोलेटेड है, ऐसा नहीं हो सकता। आया कहाँ से वो भाई, चार्ज ग्राउंड दे सकता है, ले सकता है, लेकिन ये तो आइसोलेटेड है। तो अगर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ नहीं है तो यहाँ नहीं है, लेकिन इसमें चार्ज Q था तो वो चार्ज Q यहाँ दिखेगा, -Q दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको ग्राउंड करने पर ये चार्ज जो है वो ये केवल यहीं पर आ जाते हैं। कितना चार्ज ग्राउंड में जाता हुआ दिखा। अब आप कहोगे इसमें तो था नहीं चार्ज पहले, अब -Q है, यानी कितना चला गया Q। तो वही जो सिस्टम में चार्ज है ना वो आपको ग्राउंड में जाता हुआ दिखता है। ये चीज़ मैं बताने वाला था। क्लियर है। दूसरी बात, अगर मैं इसको S1 को क्लोज ना करता, S2 को करता तो क्या कहानी होती। तो आप कहते यहाँ पर कि भैया यह चार्ज तो केवल मिडल प्लेट में थी, इन 3 प्लेट में केवल मिडल में थी, इसको आपने ग्राउंड किया, अब ये तो आइसोलेटेड है, अब ये ग्राउंड किया है आपने तो यहाँ फ्री चार्ज नहीं है, ठीक है, फ्री चार्ज चले गए, समझ लीजिए जो भी थे रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ नहीं है चार्ज तो यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाया करो लास्ट में। अब यहाँ नहीं है, अब ये आइसोलेटेड है, इसको तो ग्राउंड किया नहीं है, इसलिए यहाँ चार्ज हो ऐसा संभव नहीं है। जब यहाँ नहीं तो यहाँ नहीं, तो इसका टोटल चार्ज कहाँ आ गया, इसको टोटल चार्ज Q यहाँ आ गया, -Q यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो केवल ये अब चार्ज केवल इसी में था, लेकिन आपको चार्ज यहाँ पर ग्राउंड में Q जाता हुआ दिखेगा, दिख रहा है, क्योंकि इसमें तो चार्ज था नहीं। अब कितना है, -Q, मतलब Q गया, तो सिस्टम का चार्ज आपको जाता हुआ दिखेगा, चाहे इसको ग्राउंड करो चाहे इसको ग्राउंड करो। चलो मैं इस बार दोनों को ग्राउंड करता हूँ। व्हेन S1 एंड S2 आर क्लोज्ड, जरा ध्यान से देखना। अब इसमें क्या होता है कि कहानी थोड़ा सा यहाँ पर हमको समझनी पड़ती है, ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझ लो ध्यान से कि यहाँ पर इन दोनों को अगर ग्राउंड करोगे आप तो क्या होगा, चार्ज इसी में है, ठीक है। आप कहते हो कि दोनों को ग्राउंड कर दिया है मैंने, तो यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो मुझे देखना पड़ेगा। उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि ग्राउंडेड हो गए A और C दोनों, यानी दोनों का पोटेंशियल 0 हो गया, यानी A और C में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा। तो मैं कहता हूँ अब आप क्या करो, एक चार्ज लेके चलो, यहाँ +Q ले लो आप, यहाँ -Q ले लो, यहाँ कैपिटल Q था तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q+Q हो जाएगा, उसी का नेगेटिव यहाँ हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ Q+Q हो जाएगा। अब चूंकि ये ग्राउंडेड है, फ्री चार्ज नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पर दोनों जगह मत लो, ठीक है। तो ये चार्जेस आपने दिखा दिए। अब यहाँ पर फील्ड क्या बनेगा, आपको पता है कि फील्ड जो बनता है ये σ/2 ε0, यानी Q/2a एप्सिलॉन, इसका भी उसी डायरेक्शन में बनेगा क्योंकि नेगेटिव है ना, अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ फील्ड जो है इसी तरफ आएगा। दोनों का ऐड कर दोगे, Q/2a ε0 प्लस Q/2a ε0, तो क्या बनेगा, Q/a ε0, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर Q + Q/a ε0, तो ये फील्ड जो बनता है यहाँ Q/a ε0 बनता है, और यहाँ पर Q + Q/a ε0 बनता है। जो भी चार्ज फेसिंग है अपॉन a ε0 कर दो, वो फील्ड बन जाता है, समझ गए। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब मैंने लिखा है A से C में जाने पर पोटेंशियल डिफरेंस 0। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ जाना। पोटेंशियल आप जानते हो ना कि E इंटू क्या करते हैं, डिस्टेंस करते हैं, तो आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस dV = -E.dr, याद है आपको। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ प्लस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पर ये आप जाओगे तो A से B में जाना तो वो E1 × D हो गया, और E2 × 2D यहाँ पर गए यहाँ, तो पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं,
समझ गए। तो E1 इंटू डी प्लस E2 इंटू 2D इज इक्वल टू 0। E1 E2 मैंने लिखना दिखा दिया है कि चार्ज जो है जो फेसिंग हो अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि Q/2 ए एप्सिलॉन नॉट इसका और इसका भी Q/2 ए एप्सिलॉन नॉट, तो Q/a एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो गया, क्योंकि वैल्यू आ गई आपके पास -2Q/3, और जब ये आ गई तो आप चार्ज दिखा दो कि भैया यहाँ -2Q/3 है तो यहाँ +2Q/3, इधर में आप करोगे तो ये Q/3 आएगा, ये -Q/3 आएगा, यहाँ कुछ आएगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पर चार्ज आपका ध्यान देना कि आपने केवल मिडल में दिया था। अगर यहाँ -2Q/3 है यानी कितना ग्राउंड में गया 2Q/3, इधर था नहीं, अभी कितना है -Q/3 है, इसका मतलब कितना गया Q/3 गया, तो टोटल कितना गया, तो आप कहोगे टोटल में अगर ऐड करोगे तो Q गया। फिर से कहूँ, सिस्टम में जो चार्ज है वहीं पर ग्राउंड में ग्राउंडेड करने पर सारा चार्ज जाता हुआ दिखता है। ठीक है, हाँ, तो अब जरा ध्यान से देखना भैया, एग्जाम्पल्स मैं बता दूं आपको। यहाँ पर एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है और उसमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो है, एक्स डिस्टेंस पर एक्सिस से बहुत लंबा है, ये थोड़ा सा पोर्शन दिखाया मैंने। ठीक, उससे एक्स डिस्टेंस पर आपको फील्ड दिखाना है, तो आप क्या करो, चूँकि सिलिंड्रिकल है इसलिए सिलेंडर ही ले लो उसमें, है ना। इसके कर्व्ड सरफेस से फील्ड जाता हुआ फ्लक्स दिखेगा, राउंड सरफेस से नहीं दिखेगा, क्योंकि भाई ये सिलिंड्रिकल है तो उसका फील्ड जो है वो इसी तरफ हुआ, लेफ्ट साइड राइट साइड। ठीक, तो केवल कर्व्ड सरफेस को आप कहोगे कि ये फील्ड लाइन चारों तरफ जाएंगी। तो यहाँ E.ds इज इक्वल टू Q इंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू 2πxl कर्व्ड सरफेस से। लेकिन चार्ज इंक्लोज जब करोगे तो रो इंटू πx² करना, क्योंकि ये जो सिलेंडर आपने लिया ना L लेंथ का, x रेडियस है तो उसका वॉल्यूम ये है, तो E इज इक्वल टू ये आ जाता है ρx/2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल 2 देख लो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लॉन्ग आपने सिलिंड्रिकल वॉल्यूम लिया था, इधर भी हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे दी है। ये देख रहे हो आप, ये जो है नॉन कंडक्टिंग शीट है, इसका जो है लार्ज सरफेस एरिया है यहाँ पर, लेकिन इसकी थिकनेस भी दी हुई है, इसकी थिकनेस दी हुई है डी थिकनेस का ये आपका शीट है। जैसे ये शीट है ना आपका, ये थिकनेस है और इसका सरफेस एरिया जो है लार्ज है। ठीक, जैसे दीवार ही हो और मोटी दीवार, तो वो कहता है कि दीवार के अंदर जो है उसकी जो विड्थ है, उसके सेंट्रल लाइन, ये जो ना सेंट्रल प्लेन, उससे एक्स डिस्टेंस पर फील्ड बताओ, कहता है वो। तो आपको क्या करना है कि आप जानते हो कि मैं किसी शीट का फील्ड जानता हूँ σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई हो ना, तो उसको इस फॉर्म में बदलना कि ये जो चार्ज पर यूनिट एरिया है उसको आपको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में अगर कन्वर्ट करना हो तो रो इंटू आर उसको लेना पड़ेगा, है ना। उसमें अगर आपका जो थिकनेस है वो चीज़ देखना पड़ेगा कि वो कितना थिकनेस की आपने ली हुई है, डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये देख लिए आप तो फिर आप फील्ड लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ये जो सेंट्रल प्लेट ली है ना, इसी का जो थिकनेस है डी थिकनेस है, उसका सेंट्रल लाइन से आपने लिया हुआ एक्स डिस्टेंस पर ये है। अब मैं कहूँगा कि ये इस पर फील्ड में निकालूंगा, ये पूरा जो पीछे छूट गई शीट उसके कारण हो जाएगा राइट साइड में, और ये जो शीट है ना ये वाली जो इस तरफ, उसका हो जाएगा इस तरफ। तो क्या करें, इस तरफ ये जो D2 प्लस एक्स वाली है वो शीट का हमने लिख दिया जी, रो इंटू आर की जगह मैं D2 प्लस एक्स लिख दूं। तो ये जो आपने निकालना है यहाँ पर ना, तो उसका क्या करो, लेफ्ट साइड की सीट का निकाल लिए माइनस राइट साइड की सीट का कर दो। अब राइट साइड कितनी बची, यहाँ से यहाँ D/2 है, एक्स निकाल दो, तो ये वाली शीट कितनी बची D/2 माइनस एक्स, माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जहाँ पर सेंट्रल प्लेन से लेना हो आप डिस्टेंस में जाओ और जितना आपका लेफ्ट में चला गया है उसका पूरे का लिख दो आप इस फॉर्म में, और राइट का लिख दो। आप डिफरेंस निकाल के देखोगे ρx/एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। फर्स्ट केस जरा देखें कि अगर इसी के एंड में पहुँच जाते आप तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाती, D/2 हो जाती, तो आंसर क्या हो जाता, ρd/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। दूसरा केस, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल में इसको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर अगर दो शीट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, नॉन कंडक्टिंग है, इंटरफेस में निकालना हो तो आप क्या करोगे, इसके एंड में निकाल लिए हैं हम लोग, तो इसका एंड में ये जो है ना पॉजिटिव वाला इस तरफ देगा तो नेगेटिव वाला भी उसी तरफ देगा, दोनों ऐड हो जाएंगे इस बार, तो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लेना भैया। इसमें क्या है कि ये 3 प्लेट में चार्ज दिया हुआ है 2Q 2Q और Q, और यहाँ पर कहता है कि इनकी डिस्टेंस D और 2D हैं। तो यहाँ आपको कहता है ये स्विच को अगर मैं क्लोज कर दूंगा तो बताओ इस स्विच से कितना चार्ज गया। तो ये आपको जब क्वेश्चन करना हो तो आपको जो मैंने 3 प्लेट का कॉन्सेप्ट समझाया है D और 2D वाला, याद है, यहाँ चार्ज Q लेते थे, माइनस Q लेते थे, फिर 2Q है तो यहाँ 2Q प्लस Q हो जाता था, हाँ, उसी का नेगेटिव यहाँ हो जाता था, और इस तरफ जो चार्ज आएगा सपोज ये Q' आएगा, इसको आपने ज्वाइन कर दिया है। इसमें ध्यान देना कि इस बार ये प्लेट में चार्ज 0 नहीं था,
इसमें 2Q और Q था, तो टोटल कितना था 3Q। ठीक है, अब ये इसको क्लोज करने पर ये जहाँ जितना चार्ज इतना हो यहाँ होगा उतना ही चार्ज यहाँ भी होगा। ये कॉन्सेप्ट है आपका। ये प्लस है तो माइनस ये, और यहाँ पर माइनस ले लिए हो तो 2Q है तो प्लस जा करके यहाँ ऐड हुआ, उसी का नेगेटिव ये हुआ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप मज़े से कर लीजिए। इसके बाद फील्ड E1 कैसे निकालते हैं, हमने कहा था कि फेसिंग सरफेस में चार्ज हो तो आप फील्ड लिख लो, कैसे Q/A/ε0। ये फेसिंग सरफेस में चार्ज पता हो आप फील्ड लिख लो, कैसे, जो चार्ज है डिवाइडेड बाई A/ε0। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप लगा दो कि ये भाई E1 × D प्लस E2 × 2D, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो है ना ड्रॉप हो रहा है, तो प्लस से माइनस जाना, प्लस से माइनस जाना, ड्रॉप होना। तो यहाँ से यहाँ ड्रॉप हुआ और यहाँ से यहाँ ड्रॉप हुआ, तो इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0। क्यों? क्योंकि वो कनेक्टेड है। तो ये कर लिए तो आपने स्मॉल क्यू तुरंत निकल आएगा। अब जब स्मॉल क्यू आ जाएगा आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दो, सब कुछ दिखा दो, लेकिन अभी हमारा काम है कि यहाँ पर कितना चार्ज फ्लो किया वो दिखाना। Q डैश की वैल्यू में आपसे डायरेक्ट पूछता तो भी आप बता सकते थे। क्या बताते? राइट साइड में चार्ज जो होता है 2 + 2 4 + 1 5 5Q/2। ऐसे नहीं निकालना है तो आप ऐसे निकाल लो कि भैया A और C में टोटल चार्ज कितना था 3Q था, अभी भी रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पर चार्ज कितना दिख रहा है इसमें, अभी देखो Q + Q डैश दिख रहा है। इसमें बताओ Q डैश और ये नेगेटिव ऑफ 2Q + Q, सबका सम कितना होगा, जो इनका सम था 3Q। ठीक है, तो ये 3Q कर दिए, तो इससे भी Q डैश निकालोगे वही आएगा 5Q/2, जो आप ऐसे ही बता रहे थे। ठीक, तो अब यहाँ पर आप प्लेट A ले लो। अब प्लेट A में पहले चार्ज कितना था 2Q था, अब कितना है आप कहोगे प्लेट A में चार्ज है अब Q डैश + Q, वो निकाल लो उसकी वैल्यू, क्योंकि आज आपको Q डैश भी पता है और Q भी पता है। ठीक है, ये निकाल लिया आपने, और पहले जितना था अभी जितना है, इनका डिफरेंस जो है वो आपका चार्ज फ्लो ना जाएगा कि कितना चार्ज फ्लो किया, ये है 5Q/6। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से ये कॉन्सेप्ट को समझना, प्लेट्स का अर्थिंग करना, प्लेट्स में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर अगर केविटी है तो आप कहोगे कि केविटी में हमको क्या करना है, फील्ड को यूनिफॉर्म दिखाना है। ओके, ध्यान से इसको समझना और इसको अप्लाई करना। ओके, थैंक यू।